हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेम कहानी पढ़ते हैं। उसने कहा था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे भारतीय सैनिकों को, नौजवानों को अंग्रेज लोग अपनी तरफ से लड़ाने के लिए जर्मन ले गए थे और इंग्लैंड उस समय जर्मनी के खिलाफ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और कहानी है अमृतसर की, पंजाब की। और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानी की शुरुआत बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से करते हैं। कहते हैं कि अगर आपका दिमाग पक चुका है, अगर आपका दिल दुखी हो चुका है बड़े-बड़े शहरों में इक्का गाड़ी चलाने वालों की बातों को सुनकर। बड़े-बड़े शहरों में इक्का गाड़ी वाले जो होते हैं चालक, वो राह चलते हुए लोगों को काफ़ी खरी-खोटी सुनाते हैं, गालियाँ देते हैं, उनको डाँटते हैं, कभी घोड़े को डाँटते हैं। रास्ता चलते हुए अगर कोई सामने आ रहा है, तो उसके ऊपर नाराज़गी दिखाते हैं। कभी-कभी तो घोड़ों को डाँटकर उनकी नानी की गाली देते हैं, घोड़ों के नानी की गाली, ठीक है ना? और राह चलते हुए आदमियों को कहते हैं कि अंधे हो क्या भई? ठीक है ना? उनकी आँखों पर तरस खाते हैं, मतलब उन्हें अंधा होने का एक स्टैम्प लगा देते हैं कि भई अंधे हो क्या? देख के नहीं चलते? कभी-कभी तो राह चलते लोगों के पैरों की जो चीथ होती है ना, मतलब उनके पोरों को चीथ कर, यानी कि जैसे ये 2 उँगलियाँ हैं पैरों की, तो इस पोरों को चीथ कर चले जाते हैं, मतलब इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं और कुचल देते हैं। और कुचल कर फिर जिसको कुचलते हैं उन्हीं को दोष लगाते हैं कि आपको देखकर चलना नहीं आता है, ठीक है ना? और कोड़े बरसाते हैं घोड़े के ऊपर। तो इतना बेरहमी के साथ संसार भर की उलाहना देते रहते हैं। अगर आपका ऐसे लोगों की बातों से कान पक चुका है, थक चुके हैं अगर आप, तो लेखक का सुझाव है कि आप अमृतसर जाइए और वहाँ के बम्बू कार्ट वाले, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनकी भाषा सुनिए तो आपके सीने पर जो ज़ख्म बड़े शहरों के इक्का गाड़ी वाले दे जाते हैं, उसपे उस ज़ख्म लगाने का काम करेगा छोटे शहर अमृतसर के इक्के गाड़ी वाले लोग। जैसे ऐसा नहीं कि इनकी ज़बान नहीं है और इनकी ज़बान चलती नहीं है, इनकी भी चलती है, लेकिन बहुत ही मीठी छुरी की तरह चलती है। इनके बोलने का लहज़ा बहुत ही अलग होता है। जैसे अगर इनके रास्ते में कोई आ जाता है तो ये लोग कहते हैं, बहुत ही अंदर से संवेदना दिखाते हुए, "बचो खालसा जी" ऐसा कहते हैं। या कहते हैं, "हटो भाई जी" या कहते हैं, "अरे ठहरना भाई" या कहते हैं, "आने दो लाला, लाला जी।" कभी कहते हैं, हट जाओ" बाछा मतलब गाय के बछड़े को कहते हैं, ठीक है ना? और जो खच्चरों, बत्तखों, गन्ने, खोमचे वाले जो लोग होते हैं, जैसे खच्चर सामने जो है गन्ना लेकर कोई चल रहा है या फेरी वाला कोई चल रहा है बड़ा-सा डाली लेकर के, तो उन लोगों को भी ये लोग जी और साहब कह के ही पुकारते हैं, ठीक है ना? और वो जो खोमचे वाले हैं या डाली वाले हैं, सिर पे लेके वज़न चल रहे हैं, वो लोग बिना जी और बिना साहब सुने हटते नहीं हैं रास्ते से। ये बात नहीं कि इन इक्के गाड़ी वालों को बोलना नहीं आता है, कहा ना मैंने पहले, लेकिन इनको काफ़ी प्रेम और हमदर्दी के साथ ये लोग बोलते हैं। और बहुत महीन सुई की तरह इनकी बोली होती है। जैसे मान लीजिए कोई बुढ़िया आ गई इनके गाड़ी के सामने, तो उस बुढ़िया को हटाने के लिए इनका तौर-तरीका कुछ इस तरह से होता है, "हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिये", ऐसा कहते हैं। "हट जा लंबी उम्र वालिए", कहने का मतलब ये होता है कि भाई तू भाग्य वाली है, ठीक है ना? पुत्रों को प्यारी है, अभी क्यों मरना चाहती है? अभी तो तेरी उम्र लंबी है, क्यों मेरी गाड़ी के सामने आ रही है? तो ये हो गया बैकग्राउंड, कहानी की शुरुआत। आप समझ चुके हैं कि अमृतसर के तंग गलियों से शुरुआत हो रही है कहानी। काफ़ी भीड़-भड़ाका वाला जगह है, दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ लोग भी हैं, दुकानदारी से मतलब दुकान वालों से कुछ खरीदने के लिए निपट रहे हैं और अपने पंजाब के लोग भी हैं। तो वहीं से कहानी शुरू हो रही है, इंडिया के पंजाब अमृतसर से कहानी शुरू हो रही है। बाकी जो मैंने लड़ाई-वड़ाई की बात कही थी, वो बाद में आएगा, नेक्स्ट एपिसोड है बाद में। तो होता ये है कि इन्हीं के बीच में एक लड़की है और एक लड़का, दोनों सरदार और सरदारनी हैं, पंजाबी लड़का और लड़की, दोनों एक दुकान पर मिलते हैं। और लड़का जो है वो अपने मामा के लिए कुछ सामान लेने आया था, जैसे दही अपने मामा जी के सिर में लगाने के लिए, दही लगा लेने के लिए आया था। लड़की भी आई थी उस दुकान पर, रसोई में जो बड़ी होता है ना, छोटी-छोटी बड़ियाँ होती हैं बेसन की या चीज़ों की बनी रहती हैं, दाल-वाल की, वो सब्ज़ी-वब्ज़ी में पड़ती हैं, वो बड़ी लेने के लिए आई थी। और दोनों की उम्र काफ़ी छोटी है। लड़का जो होता है उसका नाम है लहना सिंह और उसकी उम्र 12 वर्ष की है और लड़की जो होती है, उसका नाम यहाँ ज़िक्र नहीं किया गया है और उसका उम्र है 8 वर्ष। तो ये 12 और 8 वर्ष के बच्चे आपस में देखो कैसे बातें करते हैं। दोनों को फर्स्ट साइट में प्रेम भी हो जाता है। लड़का कहता है कि तेरे घर कहाँ पर हैं? तो लड़की कहती है नगरे में। नगरे में मतलब अमृतसर में कोई जगह है नगर? कहती है नगरे में है और मैं अपने मामा जी के वहाँ आई हूँ और फिर पूछती है तेरे घर कहाँ है? तो लड़का कहता है मांझे में। मांझा भी एक जगह है वहाँ। तो फिर लड़का कहता है कि नगरे में कहाँ रहती है तू? तो लड़की बताती है अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं, अतर सिंह, यानी लड़की के मामा जी का नाम था अतर सिंह। फिर लड़का कहता है मैं भी अपने मामा जी के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। तो लड़की अतर सिंह के यहाँ आई थी नगरे में और लड़का मांझे में आया था अपने मामा जी के यहाँ गुरु बाज़ार में।
इतने में जिस दुकानदार के पास ये दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे, वो दुकानदार अभी एक इंग्लिश मैन से निपट रहा था। एक अंग्रेज आदमी उस दुकानदार के वहाँ से पापड़ खरीद रहा था और पापड़ को वो गिन रहा था पेपर के जैसा 1, 2, 3, 4, 5 जब तक मतलब पूरा गिन नहीं लेगा कि इतने पैसे मैंने दिए हैं, इतना पापड़ मुझको मिला, तब तक वहाँ हटने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों वहीं खड़े थे। जब वो अंग्रेज चला गया, तब फिर इन लोगों ने अपना-अपना सौदा लिया और लेकर के फिर वहाँ से एक साथ दोनों लौटे और रास्ते में जब लौट कर ये लोग वापस जा रहे थे, तो लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, छेड़ने वाले अंदाज में, "तेरी कुड़माई हो गई?" कुड़माई मतलब तेरी सगाई हो गई? तो जैसे ही ये लड़का कहता है, तैसे ही लड़की धत कह के वहाँ से दौड़ जाती है, मुँह फेर कर भाग जाती है। इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी ये लोग सब्जी वाले के यहाँ मिल जाते थे, कभी दूध वाले के यहाँ मिल जाते थे। अकस्मात दोनों मिल जाते थे और महीने भर यही हाल चला। महीने भर बार-बार ये लोग मिलते रहे। दोनों में प्रेम का संबंध सा स्थापित हो गया और 2-3 बार लड़के ने ये चीज़ पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई? उन दिनों में भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में कम उम्र में विवाह हो जाया करता था। तो एक फीलिंग्स तो आ ही गई थी उस लड़के और लड़की के अंदर ही, दोनों के अंदर। तो 2-3 बार पूछने के बाद आखिर में एक दिन उस लड़के ने जब पूछा उस लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की ने फट से जवाब दे दिया, ऐसा सोचा भी नहीं था लड़के ने, उसने कहा, "हाँ, हो गई।" लड़के ने कहा, "कब?" तो लड़की ने कहा, "कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शॉल पहनी हुई थी, रेशमी शॉल, ये सिंबल है कि भई उसका सगाई हो गया है, अब वो किसी की हो चुकी है।" ये सुनने के बाद लड़का काफ़ी दुखी हो गया और घर लौटते वक़्त रास्ते में एक कोई दूसरा लड़का आ रहा था, उस लड़के को गुस्से में वो नाली में ढकेल दिया, ठीक है ना? तो फेरी वाला एक आदमी आ रहा था, उसका सारा दिन का कमाई उसने बिगाड़ दिया, मतलब उससे भी लड़ बैठा, कुत्ते पर पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया गुस्से से, मतलब ऐसी-ऐसी हरकतें कर रहा था, बहुत ही गुस्से में था। और फिर एक वैष्णवी आ रही थी, पंडिताइन नहा धोकर आ रही थी, उससे टकरा गया और वैष्णवी ने उसको गाली दी कि अंधा है क्या? देखता नहीं है? और तब करते हुए घर पहुँचा। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है कहानी का। इसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट एपिसोड यानी 5th एपिसोड में आप देखिएगा बुक में कहानी जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में कैटेगराइज़ किया गया है और कहानी काफ़ी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके बताई गई है। इसलिए मैं आखिरी एपिसोड 5th एपिसोड को इसके बाद ही बता दूँगा, तब आपको कहानी बेहतर समझ में आएगी। और 5th एपिसोड ये है कि कई साल गुज़र चुके, 25 साल जितना बड़ा एक समय गुज़र चुका था। लैला सिंह अब जवान हो चुका था, 25 साल का मतलब हो गया कि उम, 37 37 की उसकी उम्र हो गई थी, 37 वर्ष का और अब वो पंजाब मतलब पंजाब में 77 राइफ़ल्स नाम के रेजिमेंट में अब वो सैनिक था। लैला सिंह पंजाब के 77 राइफ़ल्स नाम के रेजिमेंट में सैनिक बन चुका था और वो अंडर कमांड काम कर रहा था। उसका जो कमांडर था, जो सूबेदार जिसके अंडर में लैला सिंह काम कर रहा था, उनका वो जो सूबेदार थे, वो सूबेदार बहुत पसंद करते थे लैला सिंह को, ठीक है ना? काफ़ी चाहते थे, काफ़ी अच्छा इंसान था लैला सिंह, इसीलिए सूबेदार उसको काफ़ी पसंद करते थे और सूबेदार का नाम था हजारा सिंह। ये जो हजारा सिंह हैं सूबेदार, 37 साल की उम्र में जिनके अंडर में वो काम कर रहा है लैला सिंह, ये सूबेदार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सूबेदार उस लड़की के पति हैं। कौन-सी लड़की? जो बचपन में लैला सिंह को मिली थी अ, अमृतसर में और इन दोनों ने 1 महीने बार-बार बाज़ार में कई बार लोग मिले और बार-बार वो पूछता था तेरी कुड़माई हो गई और बार-बार धत कह के भाग जाती थी। और उसके बाद फिर एक दिन वो कह गई कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई, तो लैला सिंह नाराज़ हो गए, दुखी हो गए। उसके बाद लैला सिंह पूरी तरह से उस बात को भूल गए थे। वो लड़की कभी उनको मिली भी थी, वो भी भूल गए, बचपन की बात थी, भूल गए, अपने करियर के पीछे ध्यान दिए और सैनिक बन गए। बाद में जाकर देखो कहानी कैसे घूम रहा है कि कहानी में लैला सिंह जिसके अंडर में काम कर रहे हैं सूबेदार हजारा सिंह, वही उस लड़की का पति है, सूबेदार हजारा सिंह। और कहानी में ये होता है कि लैला सिंह अपने रेजिमेंट से छुट्टी लेकर के अपने गाँव गए हुए हैं और कुछ दिनों के लिए वहाँ पर कुछ ज़मीन का उनका झंझट था, कुछ ज़मीन का झगड़ा था, उसको सल्टाने के लिए रेजिमेंट से छुट्टी लेकर के वो पंजाब में आए हुए थे। और जैसे ही आए, कुछ दिनों के बाद उनको चिट्ठी मिली कि भई हमारी रेजिमेंट जो है वो लाम पर जा रही है, लड़ाई में जा रही है, जल्दी से चले आओ। साथ ही साथ एक और चिट्ठी मिली लैला सिंह को, हजारा सिंह की चिट्ठी मिली। हजारा सिंह की चिट्ठी में ये लिखा था कि लैला सिंह मैंने सुना है कि तुम गाँव आए हो और मैं भी अपने गाँव आया हुआ हूँ और मुझे भी चिट्ठी मिली है कि मुझे भी जाना है लड़ाई में और हजारा सिंह का एक बेटा भी था, यानी उस वो जो छोटी लड़की थी उसका और हजारा सिंह का एक बेटा भी था बोधा सिंह। बोधा सिंह और हजारा सिंह दोनों ही एक ही रेजिमेंट में लैला सिंह के साथ लोग काम पर थे। यानी बोधा सिंह एक सैनिक, लैला सिंह एक सैनिक और उन दोनों का कमांडर सूबेदार कौन था? हजारा सिंह। हजारा सिंह की चिट्ठी आई लैला सिंह के पास कि आप जब जाओगे लड़ाई में रेजिमेंट को जॉइन करने, तो हमारे गाँव से होते हुए जाना। यानी हजारा सिंह का गाँव रास्ते में ही पड़ता था। तो वो बोले हमारे रास्ते से होके जाना और लैला सिंह खुश हो गए, चलो ठीक है एक साथ जाएँगे। तो उनके गाँव पहुँच गए। अब जब उनके गाँव पहुँचे, तो वहाँ जाकर पता चला, हजारा सिंह ने कहा
कि भाई मेरी वाइफ़, मेरी पत्नी यानी सूबेदारनी, वो तुझे पहचानती है, पता नहीं कैसे? जा अंदर मिल ले भई। लहना सिंह चौंक गया, मुझे पहचानती है? कैसे? सोचने लगा कि भाई रेजिमेंट में तो कभी किसी सूबेदार की पत्नी रहने आई नहीं, तो वो मुझे कैसे पहचानेंगे? जब अंदर गया, नमस्ते वगैरह किया, उसके बाद फिर उस औरत ने कहा कि मुझे पहचाना? तो उसने कहा नहीं। फिर उसने याद दिलाया, तेरी कुड़माई हो गई? तुम ऐसा पूछा करते थे और मैं बार-बार धत किया करती थी। और वो मैंने रेशम का बूटा मैंने दिखाया था तुमको मेरी चुन्नी, अमृतसर में। तब भावनाएँ उसकी खुली, लहना सिंह की अचानक आँखें चौड़ी हो गई और उसको याद आया सब कुछ। और उस वक़्त मतलब ये सुनने के बाद अ, होता क्या है कि दोनों ही आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूबेदारनी ने फिर बताया कि भई बचपन में मुझे याद है कि एक बार मैं और तुम जब बाज़ार में खड़े थे, तो किस तरीके से एक इक्के गाड़ी वाला घोड़ा वो मेरे ऊपर एकदम चढ़ने को आ गया था, मुझे कुचल देने वाला था, लेकिन तुम अपनी जान पर खेल कर उन घोड़ों के पैरों के बीच में तुम खुद आ गए थे और मुझे उठा कर के एक तख्ते पर सेफ़ली उठाकर रख दिया था, तुमने हमारी जान बचा ली थी। तो आज मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रही हूँ और वो प्रार्थना ये है कि मेरा पति हजारा सिंह, वो रेजिमेंट में है, फ़ौज में है और मेरा एक ही बेटा है, बोधा सिंह, वो भी उसी फ़ौज में है, उसी रेजिमेंट में है। बोधा सिंह के बाद मेरे और 4 बच्चे हुए लेकिन एक भी नहीं बचा। एक भी मेरा बचा नहीं बच्चा, एक ही बेटा है और पति है और दोनों लड़ाई में जा रहे हैं। मुझे काफ़ी डर है, लेकिन उम्मीद है कि बचपन में तुम जैसे मुझे एक बार मेरी जान की रक्षा किए थे, मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरे पति और मेरे बेटे की भी रक्षा करोगे और प्लीज़ उन लोगों की जान बचाना, उन लोगों को देखते रहना मैदान में उनके ऊपर कोई अ, मतलब घायल कर देने वाला या उनकी जान ले लेने वाला कोई ऐसा हमला ना हो। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि भई सरकार ने अंग्रेज़ी सरकार ने हमें सब कुछ दिया है, हमें ज़मीन दिया है, हमें नौकरी दी है, इतना अच्छा ओहदा दिया है मेरे पति को और अब उस नमक को हलाली का करने का मतलब अब उसके रिवॉर्ड में, उसके बदले में अपना वफ़ादारी दिखाने का वक़्त आया है। तो अब कैसे हम अपने पति और अपने बेटे को रोक लें? तो वफ़ादारी तो दिखाना ही है, तो अब मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना, मुझे तुम्हारे बहादुरी पर यकीन है। ऐसा कहती है और ये सब कहानी सुनने के बाद लहना सिंह की आँखें भर जाती हैं, अपने आँसुओं को पूंछता है और उसके दिमाग में हो जाता है कि भई अब जब सूबेदारनी ने कह दिया है तो मुझे जान पर खेल कर बचाना है। तो कहानी अब आगे बढ़ती है और अब शॉर्टकट में बता दूँ, उसके बाद बाकी का डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बनेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो होता ये है कि वो लोग लड़ाई के मैदान में जाते हैं और वहाँ का डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में होगा। लड़ाई में वो लोग मतलब लहना सिंह को एक गोली लगती है, उनके पसलियों में गोली लग जाती है और लहना सिंह अपने उस ज़ख्म को छिपाते हैं, बोधा सिंह से भी और हजारा सिंह से भी और अंत में उस गोली से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने के पहले तक उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उन्होंने जैसा उस सूबेदारनी ने कहा था, उस सूबेदारनी के कहे हुए वचन पर अटल रहे, जो वचन उन्होंने दिया था और इसीलिए कहानी का शीर्षक रखा गया है, उसने कहा था। उसने कहा था, ये शीर्षक यही है कि जिसको जीवन में मैंने प्रेम किया, जिसके लिए इतना सम्मान रखा अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अगर उसने मुझसे कुछ माँगा, तो वो तो हमें पूरा करना था, अपनी जान पर खेल कर के भी पूरा करना था। कहानी का शीर्षक इसीलिए रखा गया, उसने कहा था और बीच में क्या होता है, कैसे उनको गोली लगती है, कैसे वो बोधा सिंह की जान बचाते हैं, कैसे हजारा सिंह की जान बचाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आया वीडियो। थैंक यू।